नमस्कार, मैं आर डी सिंह। बिजनेस स्टडीज आज हम कराएंगे जीवन बीमा, अग्नि और समुद्री बीमा, यानी लाइफ, फायर एंड मैरीन इंश्योरेंस। सबसे पहले जीवन बीमा, लाइफ इंश्योरेंस। बीमा के विभिन्न प्रकारों में जीवन बीमा का विशेष महत्व है। इसके माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति अपने परिवार पर छा जाने वाले आकस्मिक संकट को काफी हद तक दूर कर सकता है। जीवन बीमा द्वारा जीवन तो पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता, लेकिन अकाल मृत्यु से हुई आर्थिक हानि को कम जरूर किया जा सकता है। मीनिंग ऑफ लाइफ इंश्योरेंस, जीवन बीमा का अर्थ। जीवन, इसका अभिप्राय ऐसे बीमे से है जिसके अंतर्गत बीमा कंपनी एक निश्चित प्रीमियम प्राप्त करने के फलस्वरूप बीमाधारी को निश्चित अवधि के पूरे होने पर या पूर्व मृत्यु होने पर एक निश्चित धनराशि देने का वचन देती है। इट रेफर्स टू दैट इंश्योरेंस अंडर विच इन कंसिडरेशन ऑफ ए प्रीमियम द insured premises to pay a sum of money on the death of the person whose life is insured or expire of a certain period, whichever is earlier. आता है बीमा का उद्देश्य, यानी जीवन बीमा का उद्देश्य। जीवन बीमा में सुरक्षा एवं विनियोग दोनों तत्व विद्यमान होती हैं। यही उद्देश्य इसके उद्देश्य भी है। अर्थात जब भी कोई व्यक्ति जीवन बीमा करवाता है तो उसके दो उद्देश्य की पूर्ति होती है। प्रथम सुरक्षा, द्वितीय विनियोग। पहला है सुरक्षा उद्देश्य, प्रोटेक्शन ऑब्जेक्टिव। जीवन बीमा अथवा सभी प्रकार के बीमा का प्रथम उद्देश्य भावी जोखिम से सुरक्षा प्रदान करना है। यदि किसी परिवार का कोई भी व्यक्ति या विशेषकर रोजी रोटी कमाने वाला व्यक्ति चल बसे तो यानी डेथ हो जाए तो उस परिवार पर संकट के बादल छा जाते हैं। ऐसी स्थिति में मृत्यु व्यक्ति को पुनः जीवित कर तो संभव नहीं है, लेकिन उसको आज की मृत्यु के जो आर्थिक हानि हुई है उससे काफी कम किया जा सकता है। दूसरा है विनियोग उद्देश्य, इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव। जीवन बीमा लोगों को न केवल भावी जोखिम की सुरक्षा प्रदान करता है, बल्कि वह विनियोग को भी बढ़ावा एक बढ़िया साधन है। बीमाधारी थोड़ी थोड़ी धनराशि बीमा प्रीमियम के रूप में बीमा कंपनी को जमा कराते हैं, और यदि बीमे की अवधि से पूर्व ही बीमित व्यक्ति की मृत्यु हो जाए तो उस समय तक जमा की गई किस्तों में बहुत अधिक रुपया उत्तराधिकारी को प्राप्त हो सकता है। इसके सिद्धांत हैं पहला है परम सद्विश्वास का सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ एटमोस्ट गुड फेथ। इस सिद्धांत का मतलब यह है कि बीमाधारी व बीमाकर्ता दोनों के बीमा से संबंधित किसी भी तथ्य को छुपाया नहीं जाना चाहिए। इस सिद्धांत की विस्तृत जानकारी दे दी गई है। दूसरा है बीमा योग्य हित का सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट। इस सिद्धांत के अनुसार बीमा कराने वाले का बीमा किए जाने वाले व्यक्ति के जीवन में बीमा योग्य हित होना चाहिए। इसका मतलब है यदि बीमा किए जाने वाले व्यक्ति के जीवन को किसी प्रकार की क्षति होती है तो बीमा कराने वाले व्यक्ति को उस आर्थिक हानि उठानी पड़ती है और क्षति न होने पर उसका लाभ प्राप्त होता है। इसके व्यक्तियों को जीवन बीमा का हित है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में पति का पत्नी के जीवन में, पत्नी का अपने पति के जीवन में और ऋणदाता का अपने ऋणी के जीवन में, यदि
माता पिता अपने पुत्र की आर्थिक सहायता करते हैं तो उसको पुत्र का जीवन, यदि पुत्र पिता की सेवा करता है तो उसे माता पिता का पुत्र के जीवन में। इसके प्रकार, टाइप ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, आजीवन बीमा पत्र, होल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। इसके अंतर्गत पूरे जीवन के लिए बीमा करवाया जाता है। बीमाधारी अपने जीवन में भुगतान प्राप्त नहीं कर सकता। इन बीमा पत्रों में जीवन प्रीमियम की दर बहुत कम होती है। ये बीमा पत्र निम्न प्रकार के होते हैं: सीमित प्रीमियम वाला आजीवन बीमा पत्र, होल लाइफ पॉलिसी ऑफ लिमिटेड प्रीमियम। यह एक ऐसा बीमा पत्र है जिसके अंतर्गत प्रीमियम देने की अवधि निश्चित होती है। निश्चित अवधि के बाद प्रीमियम का भुगतान नहीं करना पड़ता, लेकिन बीमित रकम बीमाधारी की मृत्यु के बाद उसके आश्रितों को ही प्राप्त होती है। दूसरा है साधारण आजीवन बीमा पत्र, ऑर्डिनरी और लाइफ पॉलिसी। ये ऐसे बीमा पत्र हैं जिनमें बीमाधारी अपने पूरे जीवन तक प्रीमियम का भुगतान करता है, इसलिए इसकी प्रीमियम दर सबसे कम होती है। तीसरा है एक प्रीमियम वाला आजीवन बीमा पत्र, होल लाइफ पॉलिसी ऑफ सिंगल प्रीमियम। इस बीमा पत्रों के प्रीमियम की राशि बीमा कराते समय केवल एक ही बार देनी पड़ती है। इस पर प्रीमियम की राशि अधिक होती है। दूसरा आता है बंदोबस्ती बीमा पत्र, एंडोमेंट इंश्योरेंस पॉलिसी। जीवन बीमा पत्रों में यह सबसे अधिक प्रचलित प्रकार है। इसके अंतर्गत एक निश्चित अवधि के लिए बीमा करवाया जाता है। एक निश्चित अवधि से पूर्व बीमाधारी की मृत्यु हो जाने पर उसके उत्तराधिकारी को अथवा निश्चित अवधि तक जीवित रहने पर स्वयं को उसे बीमा कंपनी से पूर्व निश्चित रकम प्राप्त हो जाती है। इसकी प्रीमियम दर आजीवन बीमा पत्रों की अपेक्षा अधिक होती है। इसे बंदोबस्ती बीमा के इसके प्रकार हैं: साधारण बंदोबस्ती जीवन बीमा पत्र, ऑर्डिनरी एंडोमेंट लाइफ पॉलिसी। यह बीमा पत्र निश्चित अवधि का होता है। इस बीमा पत्र की रकम अवधि समाप्त होने पर बीमाधारी को अथवा निश्चित अवधि से पहले मृत्यु होने पर उसके आश्रितों को दी जाती है। दोहरा बंदोबस्ती जीवन बीमा पत्र, डबल एंडोर्समेंट लाइफ पॉलिसी। इसके अंतर्गत बीमाधारी की मृत्यु निश्चित अवधि से पूर्व होने पर बीमा पत्र की राशि उसके आश्रितों को प्राप्त हो जाती है। यदि बीमाधारी उस अवधि तक जीवित रहता है तो उसे बीमा पत्र की राशि दोगुने के बराबर भुगतान प्राप्त होता है। दोगुनी राशि प्राप्त होने के कारण ही इसे दोहरा बंदोबस्ती बीमा पत्र कहते हैं। तीसरा आता है विलंबित बंदोबस्ती जीवन बीमा पत्र, डिफर्ड एंडोर्समेंट लाइफ पॉलिसी। इसके अंतर्गत बीमा पत्र की राशि का भुगतान एक निश्चित अवधि के बाद ही प्राप्त होता है, चाहे बीमाधारी की मृत्यु पहले ही क्यों न हो जाए। अब आता है अग्नि बीमा, फायर इंश्योरेंस। अग्नि एक अच्छी सेविका है, स्वामिनी नहीं। किसने कहा है? लॉर्ड ब्रुक ने कहा है। इसका मतलब यह है जब तक मृत्यु का यानी मनुष्य का अग्नि पर नियंत्रण रहता है तो इसके अनेक लाभ उठाए जा सकते हैं, लेकिन जैसे ही यह मनुष्य के नियंत्रण से बाहर हो जाती है तो भयंकर रूप परिणाम धारण कर लेती है। अग्नि बीमा का अर्थ, इसका अग्नि बीमा का अभिप्राय एक ऐसी बीमा अनुबंध से है जिसके अंतर्गत बीमा कंपनी एक निश्चित प्रतिफल के बदले में बीमाधारी की संपत्ति को निश्चित अवधि तक अग्नि द्वारा हानि पहुंचने पर पूर्व निश्चित धनराशि तक क्षतिपूर्ति का वचन देती है। इट रेफर्स दैट टू इंश्योर्स अंडर विच द इंश्योर इन exchange of a fixed premium promises the insured to compensate up to
specified amount if the property of the insured gets damaged due to fire till the specified date। इसकी प्रकृति कैसी होती है? नेचर ऑफ फायर इंश्योरेंस। लिखित अनुबंध, रिटन कॉन्ट्रैक्ट। अग्नि बीमा अनुबंध बीमाधारी व बीमाकर्ता के मध्य एक लिखित अनुबंध होता है। दो पक्षकार, इसमें दो होते हैं। इसका अनुबंध में बीमाधारी और तथा बीमाकर्ता दो पक्षकार होते हैं। बीमित राशि की वापसी जरूरी नहीं। रीपेमेंट ऑफ सम इंश्योर्ड नॉट नेसेसरी। अग्नि बीमा की एक विशेषता यह है कि इसके अंतर्गत बीमाकर्ता बीमित राशि का भुगतान उसी समय करता है जब बीमाधारी को अग्नि से कोई हानि हो, अर्थात यदि बीमा की अवधि में बीमाधारी को अग्नि से कोई हानि नहीं हुई हो तो बीमाकर्ता अवधि समाप्त होने पर कोई भुगतान नहीं करता। बीमे की अवधि, पीरियड ऑफ इंश्योरेंस, यह बीमे की अवधि 1 वर्ष के लिए हो सकता है। इसकी प्रीमियम की किस्त का भुगतान एक मुश्त किया जाता है। 5वां है, यह एक क्षतिपूर्ति अनुबंध है। इट इज ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ आइडेंटिटी। अग्नि बीमा अनुबंध क्षतिपूर्ति का अनुबंध होता है। इसका मतलब यह है कि अग्नि बीमा से बीमाधारी लाभ नहीं उठा सकता, केवल वह बीमित राशि तक ही हानि की क्षतिपूर्ति करवा सकता है। दूसरा है केवल सुरक्षा तत्व, ओनली प्रोटेक्शन एलिमेंट। बीमा अग्नि केवल सुरक्षा तत्व विद्यमान है और अर्थात इसके विनियोग तत्व का अभाव रहता है, विनियोग नहीं होता इसमें। इंश्योरेंस शब्द का प्रयोग, यूज ऑफ द वर्ड इंश्योरेंस। अग्नि बीमा में एश्योरेंस शब्द के स्थान पर इंश्योरेंस शब्द का प्रयोग होता है। यह शब्द केवल क्षतिपूर्ति की दशा में ही भुगतान करना बताता है, प्रदर्शित करता है। समर्पण मूल्य, सरेंडर वैल्यू। अग्नि बीमा में समय से पूर्व बीमा पत्र रद्द करने की दशा में बीमा कंपनी बीमाधारी को कुछ भी राशि वापस नहीं करती है, अतः इस बीमा पत्र को समर्पण मूल्य शून्य होता है। व्यक्तिगत अनुबंध, पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट। अग्नि बीमा कराते समय में बीमा कराने वाले के चरित्र को भली प्रकार देखा जाता है। चरित्रहीन व्यक्तियों का किसी भी कीमत पर अग्नि बीमा नहीं किया जा सकता, क्योंकि ऐसे लोग जानबूझकर भी संपत्ति में आग लगा सकते हैं और बीमा राशि के लिए हानि का कारण बन सकते हैं। इसलिए अग्नि बीमा एक व्यक्तिगत अनुबंध होता है और उसे बीमा कंपनी को पूर्व अनुमति के बिना हस्तांतरित नहीं किया जा सकता। अग्नि बीमा पत्रों के प्रकार, टाइप ऑफ फायर इंश्योरेंस पॉलिसी। पहला है औसत बीमा पत्र, एवरेज पॉलिसी। इस बीमा पत्र के अंतर्गत औसत वाक्य लागू होता है। इसके अनुसार बीमा कंपनी बीमाधारी की हानि को बीमित मूल्य और गैर बीमित मूल्य के अनुपात में बांटती है। केवल बीमित मूल्य का ही भुगतान करती है। जैसे एक संपत्ति जिसका मूल्य है 60,000 का, 40,000 का बीमा करवाया, आग लगने से 30,000 की हानि होती है तो बीमा कंपनी इस हानि को 40,000 अनुपात 20,000 अर्थात बीमित राशि और बीमा न कराई गई राशि का अनुपात बांटती है। इस प्रकार 30,000 की क्षति होने पर बीमा कंपनी उसे 20,000 का अनुपात भुगतान करेगी और 10,000 स्वयं बीमाधारी को सहन करना होंगे। पूर्व निर्धारित मूल्य का बीमा पत्र, वैल्यू पॉलिसी। जिस माल का मूल्य हानि के समय निश्चित
नहीं किया जा सकता उसके लिए निर्धारित मूल्य का बीमा पत्र लिया जाता है। यह रकम बीमा कंपनी और बीमाधारी बीमा कराते समय निश्चित करते हैं। क्षति के समय पूर्व निश्चित रकम का भुगतान किया जाता है। इस बीमा पत्र में क्षति पूर्ति का सिद्धांत लागू नहीं होता। ये बीमा पत्र मूल्यवान कला आकृतियों, किताबों, हीरो आदि के लिए होती हैं। तीसरा है विशिष्ट मूल्य का बीमा पत्र, स्पेसिफिक पॉलिसी। इस बीमा पत्र में बीमाधारी अपनी संपत्ति का एक विशिष्ट मूल्य के लिए बीमा करवाता है। यदि संपत्ति की क्षति हो जाती है तो बीमा कंपनी इस व्यक्ति को इस बीमा पत्र की रकम तक की हानि का औसत किए बिना क्षतिपूर्ति का भुगतान करती है। जैसे एक व्यक्ति 30,000 की मूल्य की राशि का 20,000 का बीमा करवाता है तो इसके लिए विशिष्ट मूल्य की पॉलिसी लेता है। इसके लिए उसे 15,000 की क्षति हो जाती है। बीमा कंपनी उसे पूरे 15,000 का भुगतान करेगी। खुला अथवा चल बीमा पत्र, ओपन और फ्लोटिंग पॉलिसी। यह बीमा पत्र तब लिया जाता है जब माल दैनिक प्रयोग में लाया जाता हो और माल की मात्रा में निरंतर परिवर्तन होता रहता हो। यह पॉलिसी एक निश्चित रकम के लिए प्रीमियम दर ली जाती है। यदि गोदाम में रखे माल को निश्चित अवधि के दौरान कोई क्षति होती है तो बीमा कंपनी पॉलिसी की राशि तक की क्षतिपूर्ति करती है। दूसरा है व्यापक बीमा पत्र, कम्प्रिहेंसिव पॉलिसी। इस पॉलिसी के अंतर्गत बीमा कंपनी माल का प्रभावित करने वाले सभी प्रकार के जोखिम जैसे भूकंप, अग्नि, विद्युतपात, चोरी आदि की सुरक्षा प्रदान करती है। इस प्रकार के से उत्पन्न क्षति को पूरा करने का वचन देती है। तीसरा आता है अतिरिक्त जोखिम का बीमा पत्र, एडिशनल रिस्क पॉलिसी और एक्सेस पॉलिसी। इस पॉलिसी के अंतर्गत 2 बीमा पत्र जारी किए जाते हैं। पहले बीमा पत्र में गोदाम में रखी जाने वाली न्यूनतम स्टॉक सीमा तक की राशि को सम्मिलित किया जाता है। यदि किसी समय गोदाम में माल न्यूनतम स्टॉक से अधिक हो जाता है तब अतिरिक्त माल के लिए एक अलग बीमा पत्र लिया जाता है। पहले बीमा पत्र को प्रथम जोखिम का बीमा पत्र और दूसरे बीमा पत्र को अतिरिक्त जोखिम का बीमा पत्र कहा जाता है। नेक्स्ट आता है बीमा पत्र में लिखित क्षति का फलस्वरूप अतिरिक्त हानि का बीमा पत्र। यह एक विशेष प्रकार का बीमा पत्र है। इसके अंतर्गत न केवल वास्तविक क्षतिपूर्ति की जाती है बल्कि उस पर क्षति के फलस्वरूप उत्पन्न अतिरिक्त हानि को भी भुगतान किया जाता है। नेक्स्ट आता है पुनर्स्थापन बीमा पत्र, री स्टेटमेंट पॉलिसी। इस बीमा पत्र में कंपनी नष्ट हुई संपत्ति के पुनर्स्थापन की लागत का भुगतान करती है। 9वां आता है विस्तृत बीमा पत्र, ब्लैंकेट पॉलिसी। स्थायी, जब स्थायी और चालू संपत्तियों के लिए एक ही बीमा पत्र लिया जाता है उसे विस्तृत बीमा पत्र पॉलिसी कहते हैं। मार्ग बीमा पत्र, जब माल एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जाता है तो उसे रास्ते में आग लगने से क्षति की संभावना को मार्ग तक बीमा पत्र किया जाता है। अब नेक्स्ट आता है समुद्री बीमा पत्र, मैरीन इंश्योरेंस। इसका मतलब यह एक क्षतिपूरक अनुबंध है। इसमें बीमा कंपनी बीमाधारी को समुद्री जोखिम में होने वाले क्षति के प्रति सुरक्षा प्रदान करने का वचन देती है। इस कार्य के फलस्वरूप बीमा कंपनी प्रीमियम लेती है। आता है बीमा यानी बीमा, समुद्रिक बीमा की विषय वस्तु क्या है? माल अथवा कार्गो का बीमा यानी कार्गो इंश्योरेंस,
समुद्री जहाज द्वारा ढोए जाने वाले माल को कार्गो कहते हैं। समुद्री जहाज द्वारा ढोए जाने वाले माल को कार्गो कहते हैं। इसी माल को का समुद्री जोखिम से सुरक्षा बीमा हेतु बीमा कराया जाता है। समुद्र में उत्पन्न होने वाली जोखिम यानी युद्ध, आग, चोरी, दुश्मन आदि के जब्त करना आदि मुख्य हैं। समुद्री बीमा माल की लागत में कुछ लाभ जोड़कर भी करवाया जा सकता है। हानि की दशा में बीमा कंपनी लागत तथा लाभ का भुगतान करती है। नेक्स्ट आता है बीमा, जहाज का बीमा। हुल इंश्योरेंस, जहाज के लदे माल की भांति ही जहाज का भी बीमा समुद्री संकटों से होने वाली क्षति पूर्ति के लिए करवाया जाता है। इसे माल बीमा या जहाज बीमा कहते हैं। भाड़े का बीमा, फ्रेट इंश्योरेंस, जहाजी कंपनी माल ढोने के बदले में भाड़ा लेती हैं, अतः जहाजी कंपनी का माल के भाड़े में हित होता है। कई बार माल के स्वामी तथा जहाजी कंपनी के मध्य इस प्रकार का समझौता होता है कि निश्चित स्थान पर माल की सुरक्षा पहुंचने पर ही माल का भाड़ा दिया जाएगा। यदि माल रास्ते में ही क्षतिग्रस्त हो जाए तो जहाजी कंपनी भाड़ा प्राप्त करने से वंचित रह जाती हैं। इस प्रकार हानि की सुरक्षा प्राप्त करने के लिए जहाजी कंपनी भाड़े का बीमा करवा देती है। दायित्व बीमा, लायबिलिटी इंश्योरेंस, जो बीमा समुद्री घटनाओं के दौरान अन्य पक्षकारों के प्रति उत्पन्न दायित्वों से सुरक्षा प्रदान करने के लिए करवाया जाता है, उसे दायित्व अभिरक्षा कहते हैं। यदि एक जहाज दूसरे जहाज से टकरा जाए और दूसरे जहाज को कोई हर्जाना देना पड़े तो दायित्व बीमा के द्वारा हर्जाने का भुगतान के बाद में को बीमा कंपनी पर डाला जा सकता है। इसका सिद्धांत क्या है? समुद्री बीमा के सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ मैरीन इंश्योरेंस। बीमा योग्य हित का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट। अन्य बीमा अनुबंधों की भांति समुद्री बीमा भी बीमाधारी को बीमित संपत्ति में बीमा योग्य हित होना चाहिए। हित का क्षति के समय होने आवश्यक है। यहाँ बीमा योग्य हित का मतलब यह है माल के सुरक्षित पहुंचाने से लाभ है, मार्ग में नष्ट होने से हानि होना। समुद्री बीमा के योग्य हित का मतलब जहाज के मालिक का अपने जहाज में, यात्री का अपने माल में और जहाज के कर्मचारियों एवं कप्तान का वेतन में, माल का कंपनी यानी स्वामी का अपने माल में और माल के जमानत पर रुपया उधार देने वाले को माल में और भाड़ा देने वाले को भाड़े में। फिर दूसरा आता है गर्भित आश्वासन का सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ इम्प्लाइड वारंटी। अनुबंध संबंधित कुछ तथ्य ऐसे होते हैं जिनका संबंध उल्लेख किया जाना आवश्यक नहीं है, जैसे उल्लेख के अभाव में भी उसकी विद्वानता स्वीकार्य होती है। जैसे गर्भित आश्वासन की शर्तें जो समुद्री बीमे पर लागू समझी जाती हैं। ये शर्तें कौन कौन सी हैं? ये हैं जहाज की योग्यता, वर्थीनेस ऑफ शिप। जहाज की योग्यता का अभिप्राय ऐसे है कि जहाज में कोई ऐसी कमी नहीं होनी चाहिए जिससे बीमे की वस्तु की सामुद्रिक जोखिम में क्षति की संभावना हो। यदि जहाज की मरम्मत की आवश्यकता हो तो यात्रा से पूर्व ही इसको पूरा करा लिया जाए। जहाज का मार्ग विचलित न होना, नॉन डिविएशन ऑफ शिप। जहाजी मार्ग पूर्व निश्चित होता है। बीमा कंपनी को यह मानने का अधिकार है कि जहाज उसी मार्ग से जाएगा, जैसे यदि ऐसा बीमा वस्तु की सुरक्षा के लिए आवश्यक है, यदि ऐसा जीवन सुरक्षा के लिए आवश्यक है, यदि निश्चित होने पर से रोकना कप्तान का नियंत्रण में नहीं है, यदि कोई यात्री
इसके लिए यात्री के अचानक डॉक्टरी मदद की जरूरत पड़ती है, तो विशेष परिस्थितियों में इसको बदला जा सकता है। नेक्स्ट आता है उपक्रम की वैधता। लीगलिटी ऑफ वेंचर। इस अनुबंध में बीमा कंपनी क्षतिपूर्ति के लिए बाध्य तभी है जबकि यात्रा का उद्देश्य वैधानिक हो। जैसे यदि माल पर चुंगी कर की चोरी में की गई है तो माल नष्ट हो जाता है, तब बीमा कंपनी क्षतिपूर्ति के लिए बाध्य नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आगे कराएंगे डाक एवं टेलीकॉम नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।